और निश्चित रूप से एक केंद्रीय सत्ता इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रण में रखती रही होगी। इगड ने तो ये कहा कि भाई यहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन था, उनके जहन में वो स्नानागार और तमाम जो धार्मिक प्रतीक मिले हैं, इसके आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यहाँ पर जो है पुरोहित वर्ग का शासन है। सामाजिक व्यवस्था जब हम हड़प्पा सभ्यता की देखते हैं तो हमें लगता है कि ये मात्र प्रथा है। करीब 2000 के आसपास मृण मूर्तियां मिली हैं और उसमें मात्र शक्तियां की मूर्तियां ज्यादा है। पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे, श्रमिक और ये सारे मतलब तत्व जो है उन मूर्तियों के आधार पर इनको निर्धारित किया गया है कि सामाजिक व्यवस्था के अंग रहे होंगे। संभवतः इतने वर्ग रहे होंगे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी थे, पुरातात्विक स्रोतों से ऐसा पता चलता है। सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मजे की बात है कि सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के कुछ साधन भी अपनाते थे। पासा मिला है जगह जगह, तो इसका हम अनुमान लगा सकते हैं भाई सिंधु सभ्यता में पासे का खेल होता था। नृत्य पर्याप्त मात्रा में था और क्योंकि कांस्य नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिली है और तो लगता है कि उस समाज में उस समय मनोरंजन के साधनों में नृत्य का प्रचलन रहा होगा। शिकार के पद उदाहरण मिलते हैं, शिकार के कुछ चित्र मृण मूर्तियों पर मिलते हैं और इस प्रकार हम देखते हैं पशुपत शिव जो निरंतरता में हड़प्पा सभ्यता से लेकर के और हमारी आज तक की वर्तमान संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, उसका संकेत हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। धर्म के अन्य तत्वों में स्वास्थ्य एक बड़ी चीज है। शायद हड़प्पा की सभ्यता के लोगों को इसका ज्ञान था और ये मृण मूर्तियों पर जगह जगह स्वास्थ्य के चिन्ह मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से वो लोग परिचित थे। आर्थिक गतिविधियों में देखें हम तो हड़प्पा सभ्यता की जो आर्थिक गतिविधियां थी उसमें वाणिज्य और व्यवसाय प्रमुख था। वाणिज्य व्यापार उनका आंतरिक और बाह्य दोनों था। कृषक के रूप में क्षेत्रीय जो हड़प्पा नगर और शहरों के इर्द गिर्द के लोग थे वहां पर कृषि कार्य होता था। लकड़ी के हल कुछ जगह पर मिले हैं, गेहूं जो खजूर के दाने भी मिले हैं, कपास का उत्पादन करते थे और कुबड़ वाले सांड से हड़प्पा के लोग परिचित थे। वाणिज्य व्यापार में हम देखते हैं कि परिवहन के रूप में हड़प्पा में मोहरों पर कुछ जहाजों और नाव के चित्र मिलते हैं। जाहिर तौर पर इससे यह स्पष्ट होता है कि इन जहाजों से अंतर्देशीय व्यापार होता था और छोटी नावों से जो है बहिर्देशीय व्यापार होता था, जब बड़े जहाजों से, और छोटी नावों से अंतर्देशीय व्यापार होता था। इसके अलावा बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी भी जगह जगह पर मूर्तियों इसकी जो है मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। शिल्पकारी हड़प्पा सभ्यताओं की बहुत उत्कृष्ट थी। सबसे महत्वपूर्ण है कि तांबा और टिन मिलाकर के कांसा बनाते हैं। हम जानते हैं कि उस समय सिंधु सभ्यता के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में तांबे के अवशेष नहीं मिलते हैं, मतलब तांबे की खादान नहीं मिलती है। तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान के खेतड़ी से वो लोग तांबा प्राप्त करते रहे होंगे, वैसे ही टिन को अफगानिस्तान से प्राप्त करते रहे होंगे और तांबा और टिन को निश्चित अनुपात में मिला करके एक मजबूत धातु जिसको कांसा कहते हैं, ये बनाने की कला हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वहां पर दिख रहा है, वैज्ञानिक कुछ दिख रहा है। हड़प्पा के लोगों ने जो है अपेक्षाकृत कठोर धातु को एक निश्चित अयस्कों को मिला करके बनाया और जो मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी है वो धरुआ विधि जिसको मजबूत शिष्ट विधि कहते हैं उससे बनी हुई ये जीता जागता उदाहरण है कि हड़प्पा के सभ्यताओं में मतलब एक तरह से विज्ञान की जानकारी मिलती है। ऐसे ही अगर हम इनके विज्ञान की बात करें तो बिटुमिनस का लेप जो है मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार मिला है उसके दीवारों पर लगाया गया है जिससे पानी का रिसाव ना हो। तो ये दो चीजें हैं जो हड़प्पा सभ्यता के इंसानों को एक तरह से वैज्ञानिक पहलुओं से जोड़ती है। ये बहुत बड़ी चीज है। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या लेखन का ज्ञान था, कौन सी लिपि अपनाते थे वो, तो हम देखते हैं कि लिपि में वो चित्रात्मक लिपि को अपनाते थे जिसको अभी पढ़ा नहीं गया है और 64 मूल चिन्ह थे इसमें। मृण मुद्राओं पर ये अंकित है जगह जगह।
इसी तरह से बाट माप की इकाई से ये लोग परिचित थे और 16 के अनुपात में इनकी बाट माप की इकाई थी। सीप और हाथी दांत का इनका स्केल मिला है। मुहरे और सर्वोत्तम कलाकृति में करीब 2000 मुहरे मिली है। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में राखीगढ़ी से पश्चिम में बलूचिस्तान, तो बाट माप की इकाई में एक रूपता हम देखते हैं। इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि संभवतः एक केंद्रीय प्रशासन रहा होगा, अदरवाइज बाट माप के स्केल में तो अंतर आ सकता है। और ये बाट माप जो है कि इकाई 16 के अनुपात में थी। व्यापार की बात मैंने कहा कि बाह्य व्यापार, दूसरे देशों के साथ व्यापार में हड़प्पा सभ्यता एक अग्रणी था और निश्चित रूप से हड़प्पा सभ्यता का व्यापार इसके मतलब अंतर बाह्य देशीय व्यापार इसके पक्ष में था। सुमेरियन लेखों में, जैसे सारगोन के लेखों में पता चलता है कि व्यापारी मेलुहा सिंधु के साथ व्यापार करते थे। लाजोड़ मणि टीन बाहर से मंगाते थे ये लोग, और समुद्र का प्रमुख कारण हड़प्पा सभ्यता के हम विदेशी व्यापार ही को मान सकते हैं। मेसोपोटामिया का शासक था सारगोन और करीब 2350 बीसीई के आसपास का उसका एक लेख मिला है। उसमें दिलमुन, मागन और मेलुहा के जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे, ऐसा विवरण होता है। और इस बात की पुष्टि लोथल में बेलनाकार मुहरों के मिलने से भी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि फारस के साथ इनका जो है व्यापार होता था और वो व्यापार भारत के पक्ष हित में था। भारत की समृद्धि का, सिंधु सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण वो व्यापार था। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक तरह से जो वैज्ञानिक कालक्रम के हिसाब से 2350 से 1750 ईसा के पूर्व में इतिहासकारों ने माना, ये अपने मतलब उन्नत अवस्था में थे। भौगोलिक सीमा में देखें तो कश्मीर, हमने अभी चर्चा करी कि कश्मीर में मांडा और नीचे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मुहाने के पर स्थित दैमाबाद, हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का भी अंग है ईरान की सीमा पर, वहां पर बलूचिस्तान है। ये एक पतंग के आकार का हड़प्पा का क्षेत्र था। इसमें कुछ शहर थे तो कुछ छोटे छोटे स्थल। इन शहरों में हमने शहरी विन्यास को देखा कि नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की एक अद्भुत उपलब्धि थी। इतने व्यवस्थित किलों का निर्माण, सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी चौकोर काट रही हैं, सड़कों के किनारे नालियों की उत्तम व्यवस्था, मेन होल होना, शवदाह की तीनों प्रणालियों का मिलना और विभिन्न स्थलों के खुदाई से जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उनके आधार पर हम इनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मान्यताओं पर कुछ प्रकाश डाल पाए हैं। राजनीतिक मान्यताओं में हमने देखा कि संभव इतिहासकारों में एक मतता नहीं है। कुछ वणिक वर्ग के शासक को मानते हैं तो कुछ लोग पुरोहित वर्ग के शासन को मानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि राजा वर्ग यहाँ पर था। और इस सामाजिक मान्यताओं में हम देखते हैं कि सामाजिक रूप से वो लोग सरल थे और मात्र देवियों की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, मतलब प्रकृति के तमाम जो पशु थे उनकी भी पूजा करते थे। शिवलिंग, आद्य शिव और एक सिंगी बैल, ये इनके प्रतीक प्रमुख रूप से थे। और शवदाह की तीनों प्रणालियां यहाँ पर थी। विज्ञान और तकनीक के बारे में हम देखते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता के लोगों को इसकी पर्याप्त जानकारी थी। जो भी वस्तुएं मिली हैं, खास करके मोहनजोदड़ो की जो कांस्य नर्तकी है, हमने अभी चर्चा करी कि ये वास्तव में उनकी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का अद्भुत नमूना है। समाज में मनोरंजन के प्रमुख साधनों में हमने पासे के खेल को देखा, हमने देखा कि पासा एक तरह का जुआ होता है, हमने देखा कि नृत्य प्रचलन में था। ये सारे उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। आर्थिक व्यवस्था में हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी और जाहिर तौर पर शहरी सभ्यता के जो मूल तत्व होते हैं उनका आधार होता है वाणिज्य और व्यवसाय। वो वाणिज्य व्यवसाय जब तक फलता फूलता रहता है, सभ्यता विकसित होती रहती है,
उसके लिए सपोर्टिंग में क्या चाहिए कि सराउंडिंग एरिया से जो खास करके खाद्यान्न वस्तुएं हैं वो आती रहे। तो हड़प्पा की सभ्यता के लोगों ने आंतरिक देश के आंतरिक हिस्सों से जो व्यापारिक संबंध बनाए, उसमें उनको रसद खाने पीने की चीजें मिलती थी, और जो बाह्य देशों के साथ संबंध बनाए उसमें आयात निर्यात की कुछ प्रमुख वस्तुएं होती थी जो भारत के पक्ष में यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पक्ष में थी। अब सवाल उठता है कि इतनी उन्नत सभ्यता जो इतिहास के कालक्रम में 2350 से 1750 के आसपास अपने उन्नत अवस्था में थी, वो उसका पतन कैसे हुआ? तो यहां उसके पतन के सिद्धांतों में भी इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। पहले मैं मार्टिन हूलर की बात करता हूं। मार्टिन हूलर एक साम्राज्यवादी लेखक थे, उत्खनन करता थे और भारत के तमाम पुरा स्थलों की उन्होंने प्रत्यक्ष उसको देखा और उसका विश्लेषण किया। वो इन मुद्दों पर जब का विश्लेषण करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई सहसा पतन का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित कर दिया। अब मार्टिन हूलर ने जब सहसा पतन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो इस पे वाद विवाद होना लाजमी था। अपने पक्ष में वो पुरातात्विक स्रोतों की जब बात करते हैं तो कहते हैं भाई मोहनजोदड़ो से 26 नरकंकाल मिले हैं और बलूचिस्तान में अग्निकांड का ऐसा कुछ सिम्टम्स मिला है जिससे हम कह सकते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए और उन्होंने एकाएक सभ्यता के सारे लोगों को बच्चे बूढ़े और स्त्रियां सभी को मार डाला और पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई और बलूचिस्तान में अग्निकांड हुआ, पूरी बस्ती को आर्यों ने जला दिया। अपने इस पुरातात्विक साक्ष्यों के सपोर्ट में जब हूलर कुछ साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो ऋग्वेद में जैसे हरिप्रिया शब्द आया है, पुर आया है, पुरंदर आया है और इंद्र को जो है किलों को भेदने वाला कहा गया है। तो इसको प्रमाण के रूप में आते हैं कि भाई आर्यों के देवता इंद्र थे और जब आर्य बाहर से आए तो उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को बिल्कुल नष्ट कर दिया और वहां पर आर्य संस्कृति का बसाव। लेकिन हम दूसरे इतिहासकारों ने इस खास करके हूलर के इस तर्क को, सहसा पतन के तर्क को अब सिरे से नकार दिया है और इसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विनाश अगर आर्यों ने किया तो हमें आर्यों के भारत आगमन के कार्यक्रम को भी देखना होगा। एक अभी हम जब आगे आर्य संस्कृति को पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि बोगचकोई का एक अभिलेख मिला है 1500 BCE का। उसमें इंद्र, वरुण, नासत इन देवताओं के नाम है जो संभवतः आर्य देवता ही है, उन्हीं के नाम। और सिंधु सभ्यता का पतन 1750 तक हो जाता है और 1500 ईसा